की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति। इस खंड में हम भारत में मानव पूंजी निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल, प्रशिक्षण, प्रवेशन और सूचना निवेश का परिणाम है। इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था संघीय है, जिसमें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगरपालिका, ग्राम पंचायत आदि हैं। भारत के संविधान में सभी स्तर के प्रशासनिक निकायों के कार्य और दायित्वों को भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर वे तीनों ही प्रशासकीय स्तरों पर साथ साथ वहन किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण अध्याय 8 में किया जा चुका है, अतः यहाँ हम केवल शिक्षा क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों की शिक्षा और स्वास्थ्य और प्रशिक्षण व्यवस्था अच्छे से अच्छे हो, ताकि वहाँ के रहने वाले व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरे और उसके बाद वो देश के विकास की भागीदारी में हिस्सा ले सके। क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की देखरेख कौन करता है? भारत में शिक्षा क्षेत्र के विश्लेषण से पूर्व यह हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रकों के सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करेंगे। और हम जानते ही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी तथा सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है। इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। यानी आप देखिएगा बच्चों, शिक्षा में निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है, और दोनों का अपना अपना वजूद है, दोनों की अपनी अपनी महत्वता है, इसीलिए दोनों का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर वे महत्वपूर्ण दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं और हम उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। मान लीजिए जब किसी बच्चे को किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है जहां आवश्यक सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हों, तो इससे पहले कि बच्चे को किसी अन्य संसाधन में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जाए, पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी होगी। यही नहीं, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही संस्थाएं एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं और शोषण करने लगती हैं। तो देखिए बच्चों, अगर अच्छी शिक्षा संस्थान नहीं मिला और अगर वहाँ पर बच्चे का सही विकास नहीं हुआ, तो वो एक बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जिसकी भरपाई करना नामुमकिन होगा। अतः शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए और प्रॉपर रूप से मिलनी चाहिए बच्चों। यहाँ सरकार की भूमिका का एक स्वरूप यह भी हो सकता है कि वह निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवाएं देने तथा उनकी उचित कीमत उगाने को बाध्य करे। यानी सरकार चाहे तो बच्चों उनकी सेवाएं देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बाध्य कर सकती है और उनकी कीमत निर्धारित कर सकती है, ताकि शोषण नहीं हो। जैसा कि आज हम देखते हैं बच्चों कि अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो अगर निजी कॉलेज में जाता है तो एक भारी यानी मोटी रकम उसे उसके लिए चुकानी होती है, तो जो आम आदमी नहीं चुका पाता। इसलिए सरकार के लिए आवश्यक है कि उचित कीमत को रखे। भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आती हैं, जो शिक्षा को नियंत्रित करती हैं और शिक्षा का पाठ्यक्रम तय करती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य मंत्रालय और विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि कार्य कर रहे हैं। हमारे जैसे विकासशील देश में जहाँ जनसंख्या का एक विशाल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बीता रहा है, इसमें से कई लोग
बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते। यही नहीं, हमारी अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती बच्चों। यानी भारत में मध्य वर्गीय और गरीब व्यक्ति ज़्यादा हैं बच्चों, जो अपनी उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाते और स्वास्थ्य की अच्छे से देखभाल नहीं कर सकते। तो सेवाओं और नागरिकों का अधिकार मान लिया जाता है, तो ये अनिवार्य है कि सभी सुपात्र नागरिकों को, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से दलित रहे वर्गों को, सरकार ये सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करें। 100% साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धियों में प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वर्षों से अपने शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करती आ रही हैं बच्चों। यानी सरकार शिक्षा को अनिवार्य ले ले और ये मानकर चले कि हर सुपात्र नागरिक को या पिछड़े वर्ग को सारी सुविधाएं मिलें, 100% साक्षरता हो, स्वास्थ्य, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा मिले, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। इसके लिए अगर अपन देखें बच्चों, तो सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ने बहुत प्रयास किए हैं और इसी का नतीजा है कि आज साक्षरता की दर हमारे यहाँ निरंतर वृद्धि कर रही है बच्चों। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। क्या आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है? सरकार द्वारा किए गए शिक्षा पर कुल व्यय को अधिक सार्थक रूप से समझने के लिए हम व्यय को 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। कुल सरकारी व्यय में इसका प्रतिशत, यानी सरकार कितनी राशि खर्च करती है शिक्षा पर, इसके लिए 2 तरीके हैं बच्चों जानने के लिए। सरकार जितना कुल व्यय करती है उसमें शिक्षा का व्यय कितना है, इसको प्रतिशत के रूप में देखें। दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत, यानी सरकार जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है उसका कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करती है। कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्व का सूचक है। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षिक व्यय का प्रतिशत यह व्यक्त करता है कि हमारी आय का कितना भाग देश के शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यानी सरकार शिक्षा पर निरंतर वृद्धि करेगी या किस प्रकार से सरकार अपने शिक्षा की व्यय को बढ़ा रही है। इसके लिए हम 1952 से 2002 के बीच कुल सरकारी व्यय के शिक्षा पर व्यय को देखें बच्चों, तो 7.92% से बढ़कर ये 13.17% हो गया है। यानी 50 सालों में सरकार ने इस पर व्यय को बढ़ाया है। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत 0.64 से बढ़कर 4.02 यानी 4.02% हो गया है। इस संपूर्ण समयावधि में शैक्षिक व्यय की वृद्धि समान नहीं रही है। यानी सरकार ने बच्चों आप देखेंगे तो जीडीपी में भी योगदान बढ़ाया है और कुल व्यय में भी बढ़ाया है। इसके अनियमित रूप से उतार चढ़ाव भी आते रहे हैं। यदि ये सरकारी व्यय के साथ हम व्यक्तियों के द्वारा किए गए निजी व्यय, परोपकारी धर्मार्थ संस्थाओं के शैक्षिक व्यय को भी शामिल कर लें तो शिक्षा में कुल व्यय और अधिक होना चाहिए। कुल शिक्षा व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है। उच्चतर तृतीय क्षेत्र संस्थाओं, उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे महाविद्यालय, बहुतकनीकी संस्थान और विश्वविद्यालयों आदि पर होने वाला व्यय सबसे कम है। यानी हम प्राथमिक स्तर की शिक्षा तो देते हैं बच्चों, लेकिन उच्चतर स्तर पर अगर हम देखें तो उच्च शैक्षिक संस्थान हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, तकनीकी विश्वविद्यालय हो, तो वहाँ पर हम बहुत कम खर्च करते हैं। इसी का कारण है कि हम आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे और क्योंकि हम उच्च शिक्षा की तरफ ज़्यादा नहीं जा रहे, केवल साक्षरता को एक आधार मान रखा है बच्चों कि बस व्यक्ति साक्षर हो जाए उसी से काम चल जाएगा। यद्यपि औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम रूप से व्यय करती है, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतम शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक होता है।
तो प्रति विद्यार्थी तो अधिक होता है बच्चों, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे स्कूल से ड्रॉप होते जाते हैं, तो शिक्षा पर कम के उच्च शिक्षा की ओर कम जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वित्तीय संस्थानों को उच्चतर शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा की ओर कर दिया जाना चाहिए। जैसे जैसे हम विद्यालय शिक्षा का प्रसार करेंगे, तो हमें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षित और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अतः शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय में वृद्धि करना चाहिए बच्चों। यानी सरकार प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च और प्रशिक्षण और महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों का सभी स्तर पर विकास करना चाहिए। यानी आगे से ज़्यादा बच्चे शिक्षित तो हुई हों, लेकिन उच्च स्तर से शिक्षित होकर निकलें। राज्य में होने वाले प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय में काफ़ी अंतर है। जहाँ लक्षद्वीप में इसका उच्च स्तर 3,440 रुपये है, वहीं बिहार में ये मात्र 386 रुपये है। इस प्रकार विषमताओं के कारण भी विभिन्न राज्यों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षणिक उपलब्धियों के स्तर में भारी अंतर हो जाता है बच्चों। यानी जहाँ साक्षरता ज़्यादा होती है, जैसे केरल में साक्षरता ज़्यादा है, या अपन देखें जैसे लक्षद्वीप में ज़्यादा धनराशि खर्च हो रही है और बिहार में ये मात्र 386 है। इसलिए आप देखिएगा कि क्षेत्रीय विषमताएं ज़्यादा पनपती हैं। विभिन्न आयोगों द्वारा शिक्षा व्यय के वांछित स्तर के साथ यदि शिक्षा व्यय की तुलना की जाए तो इसकी अपर्याप्त समझ में आ जा सकती है। 40 वर्ष पूर्व नियुक्त शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि शैक्षणिक उपलब्धियों की संवृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए, तो इससे विकास होगा बच्चों। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे, और आप देखिए कि विभिन्न समय पर विभिन्न आयोगों ने भी ये सिफारिश की कि शिक्षा पर व्यय बढ़ाया जाए, क्योंकि शिक्षा पर किया गया व्यय विनियोग होता है जो आगे चलकर लाभदायक होता है। धन्यवाद बच्चों।